अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर लगी थी और इसकी वजह से शदीद एक माहौल में भी एक टेंशन थी। पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा का एक फ़ोरम पर बैठना, लेकिन मेज़बान होते हुए भी भारत ने इस फ़ोरम को अपने तासुब के लिए इस्तेमाल करके एक ऐसी बदमज़गी पैदा कर दी कि मामलात पहले से भी ज़्यादा बिगड़ कर रह गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2019 में जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके वहाँ भारतीय फ़ौज को बुलाकर कब्ज़ा किया तो उस वक्त से ही कश्मीरियों के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया और तब तक भारत के साथ मुज़ाकरात ना करने का इंदिया दिया जब तक कश्मीर की खुसूसी हैसियत को बहाल नहीं किया जाता। इसी हकीकत को फिर सामने रखते हुए ऐसी बातें भी फिर सामने आ रही थी कि शायद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस शंघाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत ना जाएं, लेकिन इसे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स कहें या सिफारती मैच्योरिटी कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारतीय शहर गोवा गए, कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उन्होंने शिरकत करके साबित किया कि पाकिस्तान अमन का दाई मुल्क है, वो बाहमी और इलाक़ाई राब्तों का एहतराम करता है। लेकिन हुआ क्या कि भारत ने मौका होने के बावजूद अपने तासुब की आग में जलते हुए मेज़बानी का हक अदा नहीं किया, ना ही अच्छा हमसाया होने का सबूत दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कैसे भोंडे इल्ज़ामात और शर्मनाक अल्फाज बोलकर सफारती कदरों की धज्जियाँ बिखेरी और टेररिज्म इंडस्ट्री का तर्जुमान कहकर अपने मेहमान की इंसल्ट की। इमरान खान के दौर से पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी ये है कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल नहीं करता, पाक भारत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कश्मीर पॉलिसी को इग्नोर करके भारत क्यों गए, इस पर भी तनकीद हो रही है, क्योंकि ऐसी इजलास में शिरकत की हुज्जत जो है ये वर्चुअल तरीके से भी पूरी हो सकती थी। जब हमें पता है इंडिया तो अपनी क्रिकेट टीम तक एशिया कप के लिए पाकिस्तान भेजने से इनकार कर चुका है, तो फिर हमने अपना वज़ीर ख़ारजा वहाँ क्यों भेजा। बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हालिया दौरा सिफारतकारी से ज़्यादा सियासी इमेज बिल्डिंग के लिए था? क्या वाकई पाकिस्तान को इस दौरे से कोई फ़ायदा हुआ है? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। कसूरी साहब, बिलावल भुट्टो के दौरे से तासुर तो यही लिया जा रहा था कि जो पाक भारत ताल्लुकात हैं जो कशीदा हैं इनको कम करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों हम लोग इतनी तवक्को कर रहे थे अगस्त 2019 के इक़दामात के बाद इस एक दौरे को लेकर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो ताल्लुकात में कोई अच्छा स्टार्ट हो सकता है 19 अगस्त के इक़दामात के बाद? क्यों हम लोग ये उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन भारत ने तो बिल्कुल ही उल्टा रवैया अपनाकर, बहुत एरोगेंस दिखाकर एक नेगेटिव जेस्चर दिया है पाकिस्तान को। माजरत से मैं कोई उम्मीदें नहीं लगाए बैठा था, तो मुझे इजाजत दें कि मैं आके मफरूजे से डिसएग्री करूं। जी प्लीज। मैं साबिक वजीर खारजा के तौर पर बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं लगाई बैठा था कि इसका कोई कश्मीर के मसले के हल का वास्ता है। ये इसी तरह है कि आप कहें कि यूनाइटेड नेशंस क्यों गए थे, कहे भारत के वजीर खारजा भी वहां होंगे वो और अपनी जो कहानियां करेंगे। एक मल्टीलैटरल फोरम है, क्या भारत की खातर छोड़ दें सारे मल्टीलैटरल फोरम कि जहां भारत जाए हम नहीं जाएंगे, या वहां अगर वहां भारत में हो रही है तो अगली दफा पाकिस्तान में भी होगी। पहली बात तो यह है कि क्या हमें ये हमारे मफाद में है कि एक मल्टीलैटरल फोरम जो चीन जिसका मेन प्लेयर है और रूस जिससे हम ताल्लुकात इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे तो मफाद में है कि हम उस फोरम में हो, क्योंकि वो कनेक्टिविटी की भी बात करता है और बहुत से ऐसी इशूज की बात करता है जिसमें पाकिस्तान को बहुत इंटरेस्ट है। वस्ती एशिया से, अफगानिस्तान से, बरसता अफगानिस्तान वस्ती एशिया से अपने ताल्लुकात ट्रेड के, हमारे तो कल्चरल ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा हैं। हम भारत की खातर ये तो नहीं कर सकते कि अपने जो मफादात हैं भुला दें। जहां तक भारत के वजीर खारजा का ताल्लुक है, मुझे अफसोस है इस बात का कि हालांकि वो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं और मैंने भारत के कई फॉरेन सेक्रेटरियों से डील किया है, लेकिन वो जिस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी साबिक फॉरेन सेक्रेटरी की नहीं है। वो ऐसे है जैसे कारकुन बीजेपी के बन गए हैं, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन
अगर लेकिन आप समझते नहीं है भारत की आवाज दुनिया में एक अहमियत रखती है। दुनिया जवाब दे तो दिया था ना कि आप वेपनाइज नहीं कर सकते टेररिज्म को, तो इसलिए ये कहना कि जाना नहीं चाहिए था, मैं समझता हूं बिल्कुल ये गलत बात है। मैं ये कह रही हूं कि दुनिया भारत की आवाज सुनती है। अब भारत अपनी आवाज में एक ताकत रखता है, इसकी वजह आप वहाँ की इक्तसादी सूरत हाल कह दें, एक आप बड़ी मंडी कह दें, दुनिया के भारत के साथ ताल्लुकात कह दें। क्या ये हमारे मफाद में था कि दुनिया के सामने बैठकर बिलावल भुट्टो जरदारी को वो टेररिस्ट प्रमोटर कहें, स्पोक पर्सन कहें, जो उनका रवैया था, क्या उसके बाद ये तनकीद जायज नहीं है कि ये सब चीजें वर्चुअल पर भी हो सकती थी? दुनिया को क्या मैसेज गया है? पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने फौरन अपनी जो ये बातें अब आप कह रही हैं ये उसमें एससीओ की तकरीर में नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मर्जी आप गालम गलोच कर लें, हमारी तरफ से भी होती रहती है, लेकिन क्या पाकिस्तान को फोरम छोड़ना चाहिए था जिसमें सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक रूस और चीन हो? उसका दो इश्यूज को कंफ्यूज ना करें ना। आप यूनाइटेड नेशन में भी गालियां देते हैं वो आके, तो क्या हम यूएन तो नहीं छोड़ सकते कि वहां हम नहीं बैठेंगे क्योंकि मैं गालियां देंगे? अगर यूएन में मुल्क बहुत ज्यादा है, यस, लेकिन जो बड़ी दुनिया के ममालिक है, आधी आबादी तो एससीओ के अंदर है, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक। तो इसको एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये को पाकिस्तान इंडिया का फोरम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं भारत की हिमाकत है कि वो जो ये हमारा सार्क का था वो तो डेड किया हुआ उन्होंने, उसमें भारत सबसे बड़ा मुल्क है, और यहाँ चीन जो है वो ना सिर्फ सबसे बड़ी माशी ताकत है, फौजी ताकत है, और रूस भी है, लेकिन भारत ये समझता है कि बावजूद इसके कि बाकी तमाम मुसलमान ममालिक हैं और इनमें चीन भी है जिससे भारत से अच्छे ताल्लुकात नहीं, भारत बावजूद उसके एससीओ को ज्वाइन कर रहा है, तो कुछ सोच समझ के ही ज्वाइन कर रहा है ना। तो इसलिए कि वो चाहता है कि पाकिस्तान को हर लेकिन ये एरोगेंस चाइना के साथ क्यों नहीं थी भारतीय वजीर खारजा? नहीं है, जिस तरह आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, गालियां देते हैं एक दूसरे की, हमारी जो बदनसीबी से हमारा कोई इदारा नहीं बचा, हम 24वीं दफा IMF में चले गए हैं, सच्चाई क्यों नहीं सुनना चाहते हम लोग? जब तक हम अपने कदम पे नहीं खड़े होंगे, जब तक हम वो रिफॉर्म्स नहीं करेंगे कि हमें बेकारी की तरह ना जाना पड़े उनके सामने, कोई बेकारियों की इज्जत नहीं करता। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था, मैं खुशकिस्मत था कि उस वक्त मुझे बेकारी नहीं मैं बना था। हमारी इकोनॉमी 9% एक साल ग्रो की, 8.6%, चाइना की 9.2 थी, सारी दुनिया पाकिस्तान के पीछे भाग रही थी, कोई हफ्ता नहीं होता था जो यहाँ लोग बाहर से नहीं आते थे। तो इसका जवाब ये नहीं है कि हम अपने दिल को हल्का कर लेगा गालियां दे के किसी को, इसका जवाब यह है कि अपने गिरबान में हम झांकें कि हमारी क्या कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हम आज यहां पहुंच गए हैं जो आज से कुछ साल पहले मुल्क इसने कहा था गोल्डमैन सैक्स ने N11 में होगा, यानी कि पाकिस्तान, टर्की, मेक्सिको, आज हम किधर हैं? रोने को दिल चाहता है। तो अब अगर आपने अपनी कमजोरी की बात करनी है, उसका एससीओ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप समझते हैं आज जो चीनी वजीर खारजा ने भी पाकिस्तान की सियासी अदम इस्तेहकाम को लेकर जो बात करी है कि हमारे जो डोमेस्टिक मसाइल हैं सियासी, जिस तरह आपने भी बात की कि किसी एक इदारे को नहीं छोड़ा जो हम लोगों ने कंट्रोवर्शियल ना बना दिया हो, जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ जाता, हम मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कोई भी मुल्क जो है वो हमारे लेवल पर आकर हमसे बात नहीं कर सकता। आप 100% सही बात कर रही हैं, आपने मेरी तर्जुमानी की है, मैं यही कह रहा था। बजाय हम ये कहें कि फलां ने ये कह दिया, और मैं तो समझता हूं कि कम से कम हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जाके वहां कुछ तो कहा। अगर उन्होंने कहा तो इसने कहा वेपनाइज नहीं करना चाहिए टेररिज्म को। और ये जो चीन के वजीर खारजा ने कहा है, मैं उन लोगों में नहीं जो समझू उनको ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। चीन और सऊदी अरब, एक तुर्की, UAE, कुछ इस किस्म के हमारे पुराने दोस्त रहे हैं जो मसलन एक जमाना था बदनसीबी से वो अगेन हम आपस के मामलात हल नहीं करते थे, तो रियाजुल खतीब साहब जो सऊदी अरेबिया के वजीर खारिजा ये एम्बेसडर थे इस्लामाबाद में, वो एक रोल अदा करते थे। बेहतर तो यह है कि मामलात खुद हल करें। सियासी पार्टियां एक दूसरे को जो जबान इस्तेमाल कर रही हैं
मैं तो चाहता हूं कि लोग अपने बच्चों को ना बिठाएं इन प्रोग्रामों में। जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल करती हैं, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं ऐसी जबान इस्तेमाल करके। तो जब आपने खुद इस पोजीशन में ले आए हैं कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के आप खून के प्यासे हो गए हैं, तो अगर चीन ने कहा है तो आपको सही एडवाइस दी है। और अभी भी कसूर किसका है? सियासतदानों का, हमारे इदारों का, एस्टैब्लिशमेंट का? हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं कि सियासतदान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी के कहने पे बैठ भी जाता है तो नतीजा कोई नहीं निकलता। आज जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या इस सब में कसूर सिर्फ सियासतदान का ही है? इसमें जी कसूर में नहसुल कौम हम सबका। आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, मैं सियासत करता रहा हूं, ना आप मुबर्रा है ना मैं मुबर्रा हूं। हमने जिस किस्म की चीजों को आप जिसको उठाती हैं, और आपसे मुराद आप जाती तौर पे नहीं, मीडिया हमारा, वो उन इश्यूज को बदनसीबी से नहीं उठा रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, और जो एजुकेशन का कंटेंट है, कभी किसी ने बात की है कि हम पीछे क्यों रह गए? आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, ये है कोरिया ने पढ़ के आगे निकला। हम क्या पढ़ाते हैं? हम ये पढ़ाते हैं कि मेरा दिल रोता था, मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो एमए और बीए नायब कासिद की एप्लीकेशन देते थे। तो जब तक ना सिर्फ हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, और मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रहा कि आप बजट बढ़ाएं, वो तो बढ़ाना चाहिए, जब तक आप कंटेंट ऑफ एजुकेशन ही चेंज करेंगे, जो इतने हमारे वालिदैन हैं उनके बच्चों से जो उम्मीदें बनी हुई हैं उनको पाश अब कर देते हैं कि बेचारे जाके एमए करें, बीए करें और उनका कोई फ्यूचर ना हो। क्यों? कि कोई गाइडेंस करने वाला नहीं। अगर मीडिया में इतनी आज ताकत है, जो मैं समझता हूं है, तो बजाय इनको बुला के प्रोग्रामों में एक दूसरे को गालियां दिलवाने के, आपको चाहिए कि आप ऐसे प्रोग्राम बनवाएं जिसके अंदर कोई बात ऐसी तो हो कि इन लोगों को शर्म आए, जो हमारे इक्तदार में लोग हैं, जो रहे हैं, कि ये क्या हो रहा है। ये मुल्क जो एक समझा जाता था कि ये एक नमूना है डेवलपिंग वर्ल्ड का, और आपको हैरानी हो कि ये सुन के कि जो पहला केमिकल प्लांट कोरिया में नहीं लगा था, वो लाहौर में काला शाह काकू में लगा था। हमने अपने को तबाह किया है, फिर नेशनलाइजेशन कर दी। उसके बाद जो कुछ था, हर बंदे ने सोचा यार यहाँ तो हर चीज टेक ओवर होगी। उसके बाद इंडस्ट्री से लोग, सर इक्तदार की कुर्सी ने सब कुछ बहुत पीछे छोड़ दिया है, जाती मफादात ने सब कुछ बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। और मैं ये चाहूंगा, आपसे भी अपील करूंगा कि जो ये रियल इश्यूज है पाकिस्तान के, उसको भी प्लीज उजागर करें। ये ठीक है कि बड़ा लोग इंटरेस्ट लेते हैं किसने किसको कितनी गाली दी, इसलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है कि प्रोग्राम में लोग आके अब ये बिलावल भुट्टो का ही पर देख लें, और भाई रियल इश्यूज पर तो बात कोई नहीं हो रही। जब एक पार्टी नरेंद्र मोदी से बात करे तो दूसरी कहती है मोदी का यार है गद्दार है। दूसरी पार्टी वही पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो अपोजिशन पार्टी नारा लगाती है। सूरी साहब, आप समझते हैं कि ऐसे फोरम में ठीक है पाकिस्तान शिरकत करे, ऐसे फोरम्स को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात बाकायदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को लेकर वो तब तक शुरू नहीं होने चाहिए जब तक कश्मीर का जो स्टेटस है वो बहाल नहीं करता भारत। ये एक आपने लंबी बहस छोड़ दी, मैं आपसे जनरली एग्रीमेंट में हूं। कोई हमारा मीनिंगफुल भारत से ताल्लुक नहीं होगा जब तक मसला है कश्मीर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को एड्रेस नहीं किया जाता। लेकिन अपनी जो पॉलिसी बनानी है वो कश्मीरियों के हक में और अपने हक में। एक दूसरा मसला आपने छेड़ दिया कि वो कौन सी पॉलिसी है जिसमें कश्मीरियों के हुकूक प्रोटेक्ट हो। अगर आप मुझसे एक लफ्ज में सुन लें, क्योंकि मैंने कश्मीरियों से डील किया है, भाई कश्मीरी आपसे आज कहते हैं हमें कुछ ना दे, खुदा के वास्ते पाकिस्तान को मजबूत करते, खुदा के वास्ते पाकिस्तान को मजबूत करो। जब पाकिस्तान मजबूत होता है तो भारत की यह मजाल नहीं होती कि कश्मीरियों के साथ वो करे जो आज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साथ, बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं कायरा साहब, कमर ज़मान कायरा साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका।
कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे भारत पर बड़ी तनकीद हो रही है। पीटीआई बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है कि इन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, जब वर्चुअल एक पार्टिसिपेशन हो सकती थी। अब जाके आपने क्या कर लिया, उल्टा आपने इतनी बेइज्जती करवा ली अपनी भी और अपने मुल्क की, तो आपको हासिल क्या हुआ? हम ये नहीं कहते कि फोरम छोड़ देते, आप वर्चुअल तरीके से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई ने हर हाल में एतराज करना था। आप जरा गौर कीजिए, उनकी गुफ्तगू का आलम यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले कहा कि ये बड़ा अच्छा फैसला है, वज़ीर खारजा को जाना चाहिए था, उन्होंने अच्छा फैसला किया। जब खान साहब ने कहा कि नहीं ये अच्छा फैसला नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी यू टर्न ले गए। अब ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? सवाल ये है कि एतराज क्या है कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो गई। और किस मुल्क से हाथ मिलाया? क्या बाकी मुल्कों के वज़राए खारजा से हाथ मिलाया? आंसर इज नो। उनका अपना एक्सट्रेडिशन है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें इनके आर्गूमेंट में कोई जान है, कोई वजन है, तो इवन देन देखना यह है कि क्या ये एक अच्छा इंसानी रवैया था अगर हाथ नहीं मिलाया। नहीं, हाथ ना मिलाना ये तो कोई वजह ही नहीं है। इसको कौन तनकीद कर निशाना बना रहा है? उन्होंने तो किसी से हाथ नहीं मिलाया। नहीं, वजह ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बिलावल भुट्टो का नाम लेके फिर उन्होंने कहा कि माजरत के साथ जिस तरह आप बोलते हैं कि उन्होंने टेररिज्म के साथ जोड़ा। स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि टेररिस्ट मुल्क का एक स्पोक्स पर्सन। बात ये है कि हिंदुस्तान से आपको क्या तवक्को है? वो आपके लिए फूल पेश करेगा। उसके जवाब में बिलावल साहब ने क्या कहा? उनकी सरजमीन पे बैठ के उनको एक चीज का जवाब नहीं दिया क्या? आप उनके बारे में जो बातें करें उसके जवाब में वो भी ऐसे ही करेंगे। एक दुश्मन मुल्क है, वो आपसे क्या तवक्को कर सकता है आप उससे? हाँ, उस फोरम पे जाके बिलावल साहब ने चाइनीज वजीर खारजा के साथ, रशियन वजीर खारजा के साथ और दीगर वज़राए खारजा के साथ जो साइडलाइन मीटिंग्स की हैं, उसका पाकिस्तान को बहुत फायदा है। और हिंदुस्तान को अगर बातें सुनानी है तो वो खूब सुना के आए हैं हर फोरम पे। अगर फर्ज करें उन्होंने बदतहजीबी की है तो वो बदतहजीबी की मजम्मत हो सकती है, लेकिन बिलावल साहब ने बड़े आला अल्फाज में उनके देश में बैठ के उनकी हुकूमत को, वो कश्मीर का इशू हो, वो गुजरात का इशू हो, वो अभिनंदन का इशू हो, इन सब इश्यूज के ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पे अपनी पोजीशन ली है। हाँ, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में ली है। वो पीटीआई स्टाइल में गाली गलौज के रंग में नहीं ली। ये बात अपनी जगह है, उनका स्टाइल उनको। हाँ, लेकिन कश्मीर के खुसूसी स्टेटस। हाँ, एक चीज है, एक चीज कॉमन है। एक मिनट एक चीज कॉमन है। हिंदुस्तान के अंदर चेयरमैन बिलावल के टूर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं क्या करूं? लेकिन मेरा सवाल इसके बाद मैं इलेक्शंस पे बात करती हूँ। जब हमारा एक पॉलिसी है कि जब से भारत ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म किया, हमें इनसे बातचीत नहीं करनी है, हमें नहीं जाना चाहिए था, क्या ये उसूली मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है? ये गलत पर्सपेक्टिव है। हमें हिंदुस्तान की दावत पे नहीं जाना चाहिए। हम हिंदुस्तान दावत पे नहीं गए, किसी बायलैटरल दावत पे नहीं गए, अपने इनिशिएटिव पे नहीं गए। एससीओ कॉन्फ्रेंस में जाना था, एससीओ कॉन्फ्रेंस की मेजबानी हिंदुस्तान के पास थी, वो गोवा में इस वक्त हो रही थी, लिहाजा वहां जाना बिल्कुल कोई जुर्म नहीं था। आपकी राय का या पीटीआई की राय अपनी जगह, लेकिन मुल्क की अक्सरियत ये राय रखती है, दुनिया भर के अक्सरियत लोग ये राय रखते हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला था। हमारी हुकूमत के अंदर शामिल सारी जमातें, सारा मीडिया वाइडली इसको अप्रिशिएट कर रहा है। हाँ, कुछ तंग नजरी भी इसके बारे में आ रही है, वो अपनी राय है। अच्छा कायरा साहब, अब ये इलेक्शंस के लिए जो आप लोगों के मुज़ाकरात शुरू हुए थे हुकूमत के पीटीआई के साथ, अब ख़त्म इसको समझें, मज़ीद होने नहीं होने? खान साहब ने तो आज कह दिया कि अगर 14 मई को इलेक्शंस नहीं हुए, वो तो पूरे मुल्क में आप जलसे करने जा रहे हैं। आज भी उन्होंने आयन की पामाली के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए उन्होंने रैलीज़ निकाली मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। अब ना ही समझे इन मुज़ाकरात में? मुज़ाकरात के अंदर जो गुफ्तगू चल रही थी वो यही थी कि जुलाई में जून में ये बजट पेश करेंगे। पहले 2 दिन के वाक़यात ये हैं और ये बड़े वाज़ेह तौर पे कमेटी मेंबरान बयान कर चुके हैं कि
जून में बजट पेश हो, जुलाई के पहले हफ्ते में असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाए और 90 दिन में इलेक्शन करा दिए जाए। ये पीटीआई की तरफ से मुतालबा था। हमारी तरफ से ये था कि जुलाई के चौथे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते में असेंबलियां डिसॉल्व की जाए, और हमारा ख्याल था कि तीसरे दिन जब मुज़ाकरात के हैं उस दिन ये फैसला हो जाएगा, कोई 14, 15, 12 तारीख के आगे पीछे तय हो जाएगी बात। लेकिन तीसरे दिन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले खान साहब ने यही मंत्रा बोला कि जी 14 मई से पहले असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं और डेट देते हैं तो बात ठीक है, वरना जवाब दे के आ जाओ। तो भाई जाओ, ठीक है, जाके अपना शौक पूरा कर लो। आपने 14 तक क्या इंतजार करना, उससे पहले जुलूस निकाले। वो जुलूस तो निकाल चुके इस मुल्क का, अब मजीद अपना शौक पूरा करें। सड़कों पे आना चाहते हैं, किसने रोका है? पहले घर से बाहर निकले, वो जो प्रोटेक्टिव बाल अपने गिर्द लेके घूम रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे तो लोगों में जाएं। चलिए, जहां तक तलक मौजूदा एहतजाज का जो आज उन्होंने यकजहती किया है, जरा इसका दूसरा पहलू देखिए। एक पहलू ये है कि खान साहब हमारे रवैयों के खिलाफ ये कह रहे हैं ना कि वो गए हैं चीफ जस्टिस के साथ। हमारे नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहिबान वो भी हैं, तकरीबन आधे आधे सुना जाता है कि जो चीफ जस्टिस के साथ है और चीफ जस्टिस के साथ नहीं है। सो इमरान खान साहब चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए हैं, उस ग्रुप के साथ खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब के साथ है, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने नहीं गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान का हमारे साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, खारजा उमूर से बखूबी वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। आपकी पार्टी से भी 2 आरा आई। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो को भारत का दौरा नहीं करना चाहिए था, ये वर्चुअल भी हो सकता था, कश्मीरियों के साथ ये ज़्यादती है, हमने भारत से तब तक बात नहीं करनी थी जब तक कश्मीर का खुसूसी स्टेटस भारत बहाल ना कर देता। लेकिन जो बहुत सारे साबिक फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, इवन कि आपकी पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, इस तरह के फोरम्स को छोड़ना नहीं चाहिए, हम वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो ये डिफरेंट आ रहा क्यों आई? ये कोई पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात के लिए कोई फोरम नहीं था, ये शंघाई ताउन तंजीम जिसका चाइना जिसको लीड करता है, ये वो फोरम था। क्या ऐसे फोरम को छोड़ना चाहिए पाकिस्तान को? शुक्रिया शाजिया। सबसे पहली बात तो ये कि एससीओ डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है और हमारा इस पे बिल्कुल कभी भी ये राय नहीं थी कि जी हम इस पे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आजकल वर्चुअल पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वली एक्सेप्टेबल है। सारी दुनिया में 2 साल सारे फोरम्स हुए और कोविड के दौरान वर्चुअल हुए, तो हमारा एक बड़ा क्लियर स्टैंड था कि बिल्कुल ये फोरम है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया में है और हम इंडिया के खिलाफ जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है और कश्मीरियों के साथ हो रहा है, उस पर एक बड़ा क्लियर स्टांस ले चुके थे। हम ये कह रहे थे कि जी जब तक कि इंडिया के अंदर ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है और जो रेवोकेशन है, उन्होंने जो उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस लिया है, उस वक्त तक हम वहां नहीं जाएंगे। अब इस हुकूमत ने आपको पता ही है जब से ये आई है, उससे पहले भी कभी भी कश्मीरियों के ऊपर तो बात ही नहीं की, और उसके बाद फिर जिस तेजी से ये वहां गए हैं, हत्ता कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा मसला था, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, अफगानिस्तान में बहुत दफ़ा फोरम्स हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब एक दफ़ा अफगानिस्तान नहीं गए। उनका ज़्यादा वक्त जो है अमेरिका में, यूरोप में और अब इंडिया में गुजरा। और आपको ये भी याद, आपको पता है इस फोरम को चाइना लीड करता है, तो अगर शिरकत ना करते तो चाइना की नाराजगी मोल लेते। जी मैंने पहले ही कहा कि हमने हर सूरत शिरकत करनी थी, लेकिन वर्चुअली जो है वो बहुत सारे लोगों ने शिरकत की भी है। और कोविड के दौरान मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि वर्चुअल जो है पार्टिसिपेशन इज इक्वली गुड, नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक हम इस पे आवाज़ रेज कर चुके हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी टोटल एक डिजास्टर है। आपको भी पता है कि अगर आप अफगानिस्तान के साथ
बिल्कुल नहीं, जो कि इतना इस वक्त मसला हुआ है आपको दहशतगर्दी का, इंगेज कर रहे, तो वहां से इशू होगा। हमारी अफगानिस्तान पॉलिसी नहीं है। उसके बाद आपको पता है यहाँ एक डिस्कॉर्ड लीक्स हुई है, वॉशिंगटन पोस्ट में आया है, गुफ्तगू आई प्राइम मिनिस्टर की और हिना रबानी खर की, जिसमें बड़ी क्लियरली ये खदशा जाहिर किया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर की टिल्ट है टुवर्ड्स यूएस, वो चाइना और रशिया के ताल्लुकात को खराब कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा डेंजरस टिल्ट है। अच्छा, वो छापा गया, एक लफ्ज नहीं बोली हुकूमत, ना क्लैरिफिकेशन दी, ना डिनाई किया, जिसका मतलब है कि वो सही है। तो आप देखें, एक तरफ ये टोटल इन्होंने जो सेंट्रल एशिया है, रशिया है, चाइना है, चाइना के अच्छा है कि वो आए हैं, उनके साथ अब गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जो हमने अपॉर्चुनिटीज मिस की एक साल में। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये गुफ्तगू लीक हुई और ये सारे दुनिया में नशर हुई, तो यही अंदाजा लगता है कि जब आपकी जो सारी आपकी जो टॉप सीक्रेट्स हैं वो सारी दुनिया में उछाले जा रहे हैं, जबकि आप बिजी हैं लोगों की प्राइवेट लाइफ। तो कोई इस चीज की तरफ भी ध्यान दे दे, लीक्स कर कौन रहा है? एग्जैक्टली सबसे पहली बात तो ये कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई कमेटी नहीं बिठाई गई। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। मतलब इतनी डेंजरस बात उन्होंने कोट किया हुआ है कि यूक्रेन रशिया वॉर पे पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था ना। उन्होंने कहा था कि हमने यूएस मजबूर कर रहा है कि नहीं आप उसके खिलाफ करें, और वो डिस्कशन ये हो रही है कि जी ये जो हमारी टिल्ट है यूएस के दबाव के नीचे, दिस विल ये हमारे लिए रशिया और चाइना के साथ मुश्किलात पेश कर सकती। तो आप देखिए कि कहाँ किस दहज पे हम आ गए हैं। हम एक ऐसे दुराहे पे खड़े हैं जहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर 7 दिन के लिए यूके चला गया और टैक्स पेयर के पैसों पे गया, और वहाँ नजर आता है कि जी वो अपनी बहू के साथ खड़े हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और पता है कि वो आपको पता है उनको 4 दिन पहले किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब थी, प्राइम मिनिस्टर को उसमें भी शिरकत करना थी। आप ये देखिए, पहली बात तो है कि 4 दिन पहले नहीं शिरकत करनी थी, तो 4 दिन का आप ऑलरेडी $2.25 अरब रुपया उनके फॉरेन विजिट्स पे, जहां उनका मजाक उड़ता है और कुछ हासिल नहीं हुआ, खर्च हो चुका है। आपको पता है ना चीनी वजीर खारजा ने क्या बयान दिया है? सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कोई मुल्क आपसे मिलने को तैयार नहीं है। जब तक आपके अपने घर के मसाइल ठीक नहीं होंगे, बाहर से हमें कौन मुंह लगाएगा, कौन हमें पैसे देगा? और वो देखिए कि चीनी वजीर आजम ने आई एम श्योर बिहाइंड द डोर्स भी बहुत सी बातें की होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, बाकी सारी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने आ रही है, और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे आप ताला लगा देंगे। तो वो अगर उनको लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगी और यहाँ कोई लीगल माहौल नहीं होगा, मुझे बताएं कौन इन्वेस्ट करेगा? लोकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी? तो ये तो इनका हाल है। और आप देखें कि इतनी ढटाई से, ब्लेटेंटली, बेशर्मी से हर जगह अपने खानदान को उठा के स्टेट मीटिंग्स में ले जाते हैं। अब 14 मई से इलेक्शन जलसे शुरू करने का ऐलान किया है खान साहब ने। अब ये तो 12 मई से, अब आप लोगों को पता है कि 14 मई को इलेक्शंस हो नहीं सकते। मुज़ाकरात आप लोगों ने शुरू किए, आप लोग मज़ीद करना नहीं चाहते हैं। हुकूमत अभी भी मुज़ाकरात करने की जो है ना वो ख्वाहिशमंद है। वो ये भी बात कह चुके हैं कि बहुत से इश्यूज़ जो है ना वो सॉर्ट आउट हो चुके थे, बहुत से मसाइल के हल के करीब हम पहुँच चुके हैं। आप लोग मुज़ाकरात से पीछे क्यों हट रहे हैं? ये बात का आपको भी बखूबी इल्म है, हमें भी पता है, इवन के सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अब 14 मई को इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो किस लिए आप लोग जो है ना वो लोगों को अब गर्मी में बाहर निकालेंगे, जलसे करेंगे? अगर तो जलसे इलेक्शन कैंपेन के लिए तो बकौल आपके कि आप लोगों को तो कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, क्या है, किसके खिलाफ है? इलेक्शंस बहरहाल 14 मई को अब नहीं हो सकते। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने दें, नंबर 1। नंबर 2, जो ये हुकूमत है जो ये कर रही है, ताले लगा रही है, आपका सबसे सुप्रीम जो कोर्ट है उसको बंद कर रही है, आइन तोड़ रही है, आइन शिकनी कर रही है और जराइम को एक फरोग दे रही है।
आपके ख्याल में हर पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि आइन तोड़ा तो पाकिस्तान तोड़ दिया आपने? तो क्या पाकिस्तान टूटने दें? क्या हम उन लोगों में से शामिल हो जो पाकिस्तान को लूट के खा? भाई 90 रोज की मुद्दत तो पहले खत्म हो चुकी है, उसके लिए तो बहरहाल फिर भी तरमीम तो करनी पड़ेगी। आइन तो कब से टूट चुका है, आप लोग भी बैठे आइन टूटे फिर भी आप लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं इसी हुकूमत के साथ। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आइन तो टूट चुका है, 90 रोज की जो मुद्दत थी वो तो खत्म हो चुकी है। पंजाब हुकूमत भी आप देखें ना, गैर आइनी तौर पर काम नहीं कर रही, उनकी भी मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग मुज़ाकरात तो कर रहे हैं ना। सॉरी, मुज़ाकरात हमने किए क्योंकि हम कोर्ट में थे और हमने बाहर आके कह दिया कि ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। अगर मुज़ाकरात किए हुए बगैर ये कह देते तो फिर एतराज होता कि किए नहीं। आपको भी पता है कि ख्वाजा आसिफ ने और बाकी सबने बाहर बयान दिया कि जी हम तो शायद अक्टूबर 2024 या 25 में देखें। तो जो ऐसे कह रहे हैं और फिर हमारे घर लोग वर्कर्स उठाए जा रहे हैं, हमारी औरतों को आज उन्होंने खड़े हुए एक प्रोटेस्ट में गिरफ्तार कर लिया। हमारे घर परवेज इलाही साहब के घर में जिसको कहते हैं ब्रेक इन किया, इमरान खान साहब के दरवाजे तोड़े। ये एक फाशिस्ट हुकूमत है, लेकिन हमने फिर भी चूँकि अदालत जो सजेस्ट किया था तो हमने किया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। इलेक्शंस 90 दिन पे अकॉर्डिंग टू 52 डेज रिक्वायर्ड, कुछ दिन ऊपर होना वो और बात है, लेकिन ये कहना कि जी 2025 में होंगे, ठीक है, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और हम खड़े होंगे, सारी कौम खड़ी होगी अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आइन के लिए और अपने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आइन क्या समझे पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमान दलीब। अब मेरे साथ ही मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जो पाकिस्तानी सियासत है ये पिछले एक साल से इलेक्शन और IMF प्रोग्राम के इर्द गिर्द घूम रही है, मगर इलेक्शन हो रहे हैं, ना ही IMF से हमारी कोई डील फाइनल होने का नाम ले रही है। इस सियासी रसाकशी में मुल्क का सियासी, मुआशी और आइनी बहरान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, मगर सियासतदान अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। बात पंजाब और KPK के इलेक्शंस की थी, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने खुद अपनी असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया। 90 रोज़ के कानून के मुताबिक इलेक्शंस की प्लानिंग करने लगे, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत ने भी अब ठान रखी है कि 90 रोज़ में तो इलेक्शंस नहीं होंगे, और हुआ भी ऐसे ही है। अदालतों की तौहीन करना पड़ी तो पार्लियामेंट को सामने ले आए। आईनी शक पर फैसले की बात हुई तो 2-3 और 4-3 की बहस छेड़ दी। चीफ जस्टिस के सोमोटो के नोटिस की बात हुई तो दूसरे जज साहिबान के इख्तलाफी नोट सामने आने लगे। यानी जिस स्ट्रैटेजी के साथ तहरीक इंसाफ चली, उसी काउंटर स्ट्रैटेजी पर इत्तेहादी हुकूमत ने अपना कार्ड खेला। अब तौहीन अदालत पर तौहीन पार्लियामेंट भी ले आए हैं। कहानी बड़ी मुख्तसर सी कि 90 रोज़ गुजर चुके हैं, इलेक्शन का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अदालती फैसला तो लिखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार बार सियासतदानों को मौका दे रही है कि वो इलेक्शन का जो मामला है इसका कोई सियासी हल ही निकाल लें तो बेहतर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों ने अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो देर ना करें, मगर इन रिमार्क्स के बावजूद हुकूमत और PTI की तरफ से मुज़ाकरात को लेकर ताहाल अभी तक कोई पेशरफ्त तो नज़र नहीं आ रही है कि मुज़ाकरात दोबारा से कब शुरू होंगे। तहरीक इंसाफ तो लगता है कि मुज़ाकरात मज़ीद आगे प्रोलॉन्ग करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और PTI अपने अपने अंदाज में अदालत को प्रेशराइज करने की ये कोशिश ज़रूर हो रही है। PTI ने आज अदलिया और चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ निकाली। इमरान खान ने खुद लाहौर में निकलने वाली रैली की क़यादत की। मकसद एक ही है कि अदालत इलेक्शन के मामले का जल्द अज जल्द फैसला दे। दूसरी तरफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्लियामेंट को लाकर खड़ा कर दिया है। चीफ जस्टिस समेत जजेस को पार्लियामेंट में बुलाकर जवाब तलबी की धमकियाँ दी जा रही हैं ताकि हर सूरत इलेक्शन के इनेकाद को रोका जा सके। प्रेशराइज टैक्टिक्स हैं ये सब। सवालात उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जो जारी जो कशमकश है, क्या पाकिस्तान इसका मुतहमिल हो सकता है या नहीं। जो मामला इलेक्शन कमीशन के पास फंड्स ना होने और सिक्योरिटी अमले की मसरूफियत से शुरू हुआ था, वो आइनी शिकों से गुजरता हुआ तौहीन अदालत तक पहुँच गया है। अब इसमें एक नया इंकशाफ हुआ है कि PDM हुकूमत किसी सूरत मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए मुल्क में इलेक्शन नहीं कराना चाहती है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी ख़बर को देखें तो उनके मुताबिक तो PDM 16 सितंबर से पहले इलेक्शंस कराने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं
की जो तारीख़ है ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट की तारीख़ है। 16 सितंबर के बाद की किसी भी डेट पर हुक्मरान इत्तेहाद जो है ये राज़ी हो सकता है और राज़ी है भी। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत हर सूरत वफाकी बजट भी देकर जाना चाहती है, जिसके बारे में पहले ही खदशे माहिरीन इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कि अगर हुकूमत ने वफाकी बजट कौमी उमंगों के बरक्स दिया, यानी एक सियासी बजट दिया जिसका इनको इलेक्शन में फ़ायदा हुआ, तो इससे मुल्क को मुआशी तौर पर तो बहुत नुकसान हो सकता है। अब ये बात सियासी हिकमत अमली की हद तक तो बड़ी दुरुस्त भी लगती है, हो भी सकती है, लेकिन आइन की रूह से ये रिवायत आने वाली हुकूमतों के लिए एक ऐसा दर खोलेगी जिसके नुकसान को संभालना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, ये क्या लग रहा है आपको अब आने वाले दिनों में हुकूमत का जेस्चर देके वो अभी भी रेडी लगते हैं, तैयार लगते हैं कि मुज़ाकरात को बढ़ाया जाए? शायद उनका ये डीलिंग टैक्टिस हो सकता है कि तौहीन अदालत से बचें, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नज़र नहीं आती है मज़ीद इस पर, क्योंकि खान साहब ये कह दिया है कि हम तो 12 मई से पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। तो इसका कोई हल नज़र आ रहा है आपको? इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं 1-2 महीनों में? जी नहीं नज़र आ रहे इलेक्शंस, और कोई हल भी नज़र नहीं आ रहा। देन व्हाट? अल्लाह ना करे तसादम, अनारकी, सियासी अदम इस्ताक, यानी देखिए बदतरीन आइनी बुरान है, बदतरीन अदालती बुरान है, बदतरीन सियासी बुरान है और बदतरीन मुआशी बुरान है। बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है। ये बुरान कब तक है कोई पता नहीं, इससे निकलना कैसे है कोई पता नहीं, इसके बाद क्या होगा कोई पता नहीं, ये जाएगा किस तरफ कोई पता नहीं, कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई पता नहीं। आईनी खिलाफ वर्जी हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली हो चुकी, कल तक जाली पार्लियामेंट आज असली होकर खोए मलाई वाली होकर सुप्रीम कोर्ट से लड़ चुकी, सारे पोजीशंस ले चुके हैं, सारों की एक्सट्रीम पोजीशन है, दरमियान में कोई आ ही नहीं रहा। तो मुझे दरमियान में किसी को आना चाहिए। मैं गलत हूँ, लेकिन अब जो दरमियान में जिसकी आप भी बात कर रहे हैं या जिसकी तरफ इशारे हैं, दरमियान में कौन आएगा? अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन 8 अक्टूबर को भी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह है कि दरमियान में इनको कहा है, एक तरफ PDM है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दरमियान में कोई आना नहीं चाह रहा। और जब ये नहीं आएंगे, जब ये नहीं बैठेंगे, तो फिर मामला किस तरह हल होगा। और अब PDM वाले बिल्कुल नहीं बैठना चाहते। उसकी वजह है कि मौलाना ऑन बोर्ड नहीं है, मरियम असली जो मुस्लिम लीग है, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब, वो नहीं चाहते मुज़ाकरात, और ये मुज़ाकरात कभी कामयाब होने भी नहीं थे। अगर मुज़ाकरात ही करने थे, इलेक्शन ही करने थे, तो ये सियासी बुरान, ये आइनी बुरान, ये अदालती बुरान, ये क्यों होता? ये पैदा ही ना होता। जो ही असम्बलियाँ टूटती 90 दिन में इंतखाबात की तरफ चले जाते। ये हाई कोर्ट का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस, ये 9 रुकनी बेंच, ये 7 रुकनी बेंच, ये 5 रुकनी बेंच, ये 5 रुकनी बेंच, ये 4 रुकनी बेंच, ये 3 रुकनी बेंच, ये आज खुद नोटिस कानून साजी, ये उसमें नवाज शरीफ साहब का नजर सानी डालना, ये पार्लियामेंट को उसके खिलाफ मुज़ाकरात की नाकामी की आपको लगता है सिर्फ एक ही वजह है? सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शंस ये कराना नहीं चाहते या हार का खौफ है। अगर आपने जिस सही मुस्लिम लीग की आपने बात की है, नवाज शरीफ, मरीम नवाज की, उनका मुद्दा एक ही है कि नवाज शरीफ वापस आएँ, इज़्ज़त के साथ आएँ, सारी सज़ाएँ ख़त्म हो, सारे केसेस ख़त्म हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो इलेक्शंस हो चुके हैं जिसका बरमला इजहार मरियम बीबी कर भी चुकी हैं। तो मुज़ाकरात की नाकामी की हमें तो एक बहुत बड़ी वजह यही लगती है। आप अग्री करते हैं इस बात से कि अगर ये चीज़ शामिल हो जाए तो बस फिर सबकी मौजें ही मौजें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लग ऐसे रहा है कि इमरान खान की नाअहली का सफ़र शुरू हो चुका है और नवाज शरीफ साहब की अहलियत का सफ़र शुरू हो चुका है। और लेवल प्लेइंग फील्ड, तराजू का पलड़ा बराबर, इंतखाबात से पहले बहुत कुछ, ये सारा नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द घूमता है। और इस वक्त बज़ाहिर एक ही रुकावट है, वो है कि इमरान खान मकबूल तरीन है, ये इनके दोनों हाथ खाली हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं और मकबूलियत लेस हैं, तो ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे।
ये इलेक्शन में कब तक नहीं जाएंगे ये अब पीडीएम ने तय करना है। 16 सितंबर के बाद जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट का इंतजार है, ये कितना बड़ा फैक्टर लगता है आपको? डेफिनेटली है। देखें कितने खुश नसीब हैं हमारा मुल्क और हम। पहले हमारी सारी सियासत नवंबर के गिर्द घूम रही थी, अब सितंबर के गिर्द घूम रही है। 2 महीने पहले आ जाएं तो अगस्त आता है। काश ये अगस्त के इर्द गिर्द घूमें कि 14 अगस्त को हमने ये मुल्क बनाया था, ये इलामा इकबाल का ख्वाब था, ये कायद आज़म का मुल्क था जो तोड़ दिया हमने और कुछ ना सीखा। और आज हम जहाँ रुल रहे हैं, तमाशा बने हुए हैं अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर। और वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का एक जुमला है, बहुत दुख हुआ, बड़ी शर्म आई उस जुमले की, कि उसने कहा कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी वैसी है जैसे उसका ज़र मुबादला है, और वो भी उसी तरह सुकड़ रही है जिस तरह उसका ज़र मुबादला सुकड़ रहा है। अब आप इससे भी अगर कुछ नहीं समझते तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आपका मुल्क है, जैसे चाहे खिलवाड़ करें, जैसे चाहे मजाक उड़ाएं। आपका नहीं है, उनका नहीं है, हम सबका ही है। हाँ, वो इफ़ेक्ट हो नहीं रहे। हम जैसे, आप जैसे आम बंदा, आटे की कतारों में लगा एक बंदा, वो ज़रूर मुतासिर हो रहा है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फ़ीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।